परम आदरणीय श्री गुरु जी जितेंद्र जी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ यूपी रिवेन्यू कोड 2016। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये लैंड लॉ से रिलेटेड है। देखिए, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि पेपर में कैसे लिखें। तो आज मैं एक पेपर बनाया हूँ, उस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। पेपर और यानी पैड पे वो पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने समझाया जाएगा। दरअसल में जो लैंड लॉ की लैंग्वेज है थोड़ी क्या मेरे ख्याल से बेहद डिफिकल्ट है। इसको जितनी भी इजी लैंग्वेज में हम कर सकते थे उतनी ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको किया और एक पेपर का सॉल्यूशन किया। तो अब आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने मतलब अच्छे तरीके से पेपर नहीं लिखा। नॉलेज अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं लिखा, लिखने का मेथड नहीं था, जिसके कारण उनके मार्क्स जो है अच्छे नहीं आ पाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पेपर और पैड पे इसलिए बनाई है ताकि आप लोग यहाँ से सीख सकें और अच्छे से अपना पेपर कर सकें। तो अब हम चलेंगे और इसी के साथ मैं कुछ लोगों का थैंक्स भी कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट्स भी किए हैं। तो जैसे राउफ अहमद है, शबनम चौधरी जी हैं और जितेंद्र जी हैं, और इसके साथ साथ हमारे वीपी सिंह जी भी हैं, और एक हमारे वी किचन रेसिपी जी, और बहुत सारे लोग हैं जिनको जो नाम मेरे जबान पे है भी नहीं। बहुत सारे लोग जो कमेंट करके हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, उन सबका धन्यवाद देते हुए अपनी जो वीडियो है उसको आगे लेके चलता हूँ चक्के, क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं हम लोग को एनर्जी प्रदान करते हैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा लैंड लॉ यानी यूपी रेवेन्यू कोड 2016 है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमने बेहद ही सरल भाषा में एक प्रश्न पत्र बनाया है जो बेहद इजी है। एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज है यूपी रेवेन्यू कोड की बहुत हार्ड है, टफ है। तो जितना भी यथासंभव हमने प्रयास किया है इसको इजी से इजी बनाने का, तो ये वो है। और पेपर में कैसे लिखना है ध्यान से देखना कि जिस तरीके से मैंने इधर जगह, ये जो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहाँ पे लिखा है, इतनी जगह आपको छोड़नी है और उसके नीचे से फिर ऐसे शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है इसको। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हमने 2018, 2019, 2020 में पेपर हुआ नहीं था, 2021 तक के पेपर का जो हमने मेन पेपर बनाया है ये। तो इसमें से ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक परीक्षा में आने के चांसेस हैं, इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, और आगे आने वाले वर्षों में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा ये जो पेपर है हमारा। तो जो पहला प्रश्न है वो है हमारा बकाये की वसूली की प्रक्रिया। बकाया मतलब, चूंकि यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है यूपी रेवेन्यू कोड, यानी कि तो भू राजस्व से संबंधित बकाया होगा, है ना, या कोई कर्ज से संबंधित बकाया होगा। तो बकाये की वसूली की प्रक्रिया यहाँ पे राजस्व से संबंधित है। तो बकाये की वसूली की प्रक्रिया धारा 170 के अनुसार बकाये की वसूली से तात्पर्य मांग पत्र में दिए गए समय के अंदर भुगतान न किए जाने पर भू राजस्व की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही प्रक्रिया से भू राजस्व की वसूली की जाए, वो कई सारी प्रक्रिया हो सकती है जिनके द्वारा उनकी वसूली की जा सकती है। तो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा राजस्व वसूल करना होता है। जैसे अब आगे चलते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। तो जैसे व्यतिक्रमी कहते हैं डिफाल्टर, जिसने पैसा लेके, कर्ज लेके बैंक से या कोई अपना रेवेन्यू जमा ना किया हो काफ़ी दिनों, उसको डिफाल्टर कहते हैं। तो हिंदी में व्यतिक्रमी। तो व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी करके, दूसरा कृषि उपज संपत्ति की कुर्की और बिक्री करके, यानी कि जो कृषि उपज होती है उसकी जो संपत्ति यानी कि खेत वगैरह की कुर्की कर लेती है गवर्नमेंट और उसको सेल कर देती है। देन थर्ड पॉइंट है उसके बैंक या लॉकर खाते की कुर्की करके। अगर डिफाल्टर का कोई बैंक में अकाउंट है, उसमें कुछ अमाउंट है, तो उसको अगर संभव है कि उसके माध्यम से वो जो रिकवर हो जाएगा तो वहाँ से रिकवर करेगी गवर्नमेंट। देन लॉकर खाते की कुर्की करके, और जो लॉकर खाता है उसको कुर्क कर लेगी। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है अचल संपत्ति का प्रापक नियुक्त करके, यानी कि सरकार द्वारा एक प्रापक की नियुक्ति की जाएगी जो उसकी अचल संपत्ति को अपने अंडर कब्जे में लेगा। देन वहाँ से वो
जो वसूली है उसको वसूल करेगा। तो बकाये वसूली की प्रक्रिया समझ में आया होगा, यानी कि समय से इसके अंदर में भुगतान ना किए जाने पर जो राजस्व विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वसूल करेगा वो होती है बकाये की वसूली। ये सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चन से 5 आते हैं। तो एक तो ये है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर चलेगा। मैंने कोशिश किया है, प्रयास किया है इसको इजी से इजी बनाने का। प्रश्न संख्या 2, किसान बही। देखिए किसान बही धारा 41 के अनुसार, बस ये आपने ध्यान रखना है किसान बही आती का है, तो धारा सेक्शन 41 में आएगी। किसान बही से तात्पर्य, हालांकि किसान बही जो किसानों के लिए ही, किसानों के विवरण होता है उसके अंदर सारी चीज़ें वही होती है, फिर भी मैं इसको विधिक भाषा में बता दूं। अगर बुक की भाषा देखोगे तो समझ नहीं आएगी, बहुत हार्ड पड़ेगी। तो किसान बही से तात्पर्य किसानों के ऐसे विवरण से है, यानी कि वो विवरण किसानों का जो कलेक्टर द्वारा, जो जिले का कलेक्टर होता है उनके द्वारा उनके खाते, भूमि खाते यानी कि जो भूमि के संबंध में होते हैं, खाते के संबंध में विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक खातेदार की भूमि तथा जोत के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसके अंदर में कितनी जमीन किसके पास है वो सब कुछ डेटा लिखा होता है, ठीक है। और किसान बही को खातेदार निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान बही होती है उसको एक शुल्क होता है गवर्नमेंट का, उसको दे करके प्राप्त किया जा सकता है। देन आगे हम बढ़ेंगे, जो किसान बही होती है और उसमें क्या क्या होता है। तो किसान बही में समय समय पर परिवर्तन व संशोधन किए जाते हैं। मान लो किसी ने कोई जमीन बेच दी तो वो कम हो जाएगी, दूसरे खातेदार के नाम आ जाएगी, तो परिवर्तन और जो संशोधन है वो किए जाते हैं। यदि कोई किसान किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करता है, अगर लोन लिया जाता है किसी बैंक से, तो पहले तो वह शपथ पत्र द्वारा कथन करता है कि उसके ऊपर अन्य किसी संस्था का कोई ऋण नहीं है। सबसे पहले तो वो नो ड्यूज लेगा, नो ड्यूज लेने के बाद में फाइल बनेगी कि मेरे पास कोई ऋण नहीं है, तब वह संस्था उसे ऋण प्रदान करती है, यानी कि जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है फिर वो उस पर अपना कर्जा चढ़ाएगी कि हम इसको इतना ऋण प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद वो लोन जो है किसान के खाते में अमाउंट जो है उसको डालेगी और उस ऋण का ब्यौरा किसान बही में दर्ज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर किसान बही जो है हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो आशा करता हूँ किसान बही भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो वेरी शॉर्ट का है। तो यह उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण। उत्तराधिकार के मामले में मान लें अगर कई बार ऐसा होता है किसी किसान की मृत्यु हो जाने पर उसके जो बच्चे हैं उनके नाम संपत्ति का आ जाना, तो ये नामांतरण है। तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे नहीं है, किसी का ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो उस दशा में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, यानी कि उत्तराधिकार सक्सेशन के मामले में जो नामांतरण है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सक्सेशन के मामले यानी कि उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण धारा 33 के अंदर में आता है। और उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण से तात्पर्य उत्तराधिकारी द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने से पूर्व उस हलके के राजस्व निरीक्षक को जिसमें वह भूमि स्थित है, हल्का मतलब उस सर्किल के राजस्व निरीक्षक को जिसके अंदर में वो भूमि जो है उपलब्ध है, स्थित है, उसको निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एक प्रपत्र होता है उसमें सारी एंट्री करनी पड़ेगी कि भैया हम इसके क्या लगते हैं और क्या मतलब क्या क्या हमारा रिलेशन है, वो सारी डिटेल दे करके वो राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी कि वह उस भूमि का उत्तराधिकारी है। फिर वो जो राजस्व निरीक्षक है वो उनकी जो खतौनी होती है उसके अंदर में, खसरे खतौनी में उनका नाम ऐड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद राजस्व निरीक्षक उन मामलों में जो विवादग्रस्त नहीं है उत्तराधिकार को खतौनी में अभिलिखित करेगा। मतलब अगर फर्ज करो कोई एक व्यक्ति है जो ए है, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो भी बच्चे हैं उनके नाम संपत्ति आ जाएगी, तो सीधी सी बात है विवाद उसमें होगा ही नहीं, उसके उत्तराधिकारी है, वैलिड है, लीगली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कई बार विवाद आ जाता है, तो विवादग्रस्त मामले में वह जांच करेगा, वो सारी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद तहसीलदार जो है उस रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाएगा और जो भी विवादग्रस्त मामले हैं उनका निस्तारण करेंगे। तो ये उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण है जी। बहुत इजी
और बेहद सरल भाषा में इसको मैं बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, बड़ी मेहनत लगी है। सही है। अब हम बात करेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 4, जो वेरी शॉर्ट का आता है। इसी तरीके से आपने पेपर में लिखना है। सही है। तो प्रश्न संख्या 4 में बताया कि राजस्व परिषद क्या होती है, उसको बताइए। तो राजस्व परिषद धारा 7 क्लोज 1 के अंदर में डिफाइन की जाती है, यानी कि धारा 7 क्लोज 1 के अंदर में राजस्व परिषद आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष और अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाए। यानी कि जो अध्यक्ष होगा वो तो एक ही होगा, और अन्य सदस्य वो ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20, जिन्हें भी वो सरकार उचित समझे वो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। और इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा। यानी कि जिस दिन से ये संहिता प्रारंभ हुई है उस दिन के पूर्व और कार्य कर रही जो परिषद है उसको इस धारा के अधीन, यानी कि 7 क्लोज 1 के अधीन जो है परिषद समझा जाएगा। और परिषद की सदस्यता के लिए जो पात्रताएं हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी व्यक्ति परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसने, यानी कि ऐसा व्यक्ति परिषद की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसने ये सारी कंडीशंस फुलफिल ना कर ली हो। कौन कौन सी? आयुक्त यानी कि कमिश्नर पद, आयुक्त कहते हैं कमिश्नर को, आयुक्त पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण ना किया हो, यानी कि कई बार डायरेक्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है तो यानी कि उससे छोटा पद जो है धारण करना उसके लिए अनिवार्य है, तब वो परिषद की पात्रता की शर्तों को पूरा करेगा। दूसरा, न्यायिक सदस्य की नियुक्ति कब होगी? जब तक उसने कलेक्टर के पद से अन्यून पद धारण ना किया हो, यानी कि कलेक्टर के पद से यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर तक उसको होना जरूरी है, तब वो सदस्य ग्रहण करेगा। देन राज्य सरकार है नियुक्ति करते समय या उसके बाद किसी भी ऐसे सदस्य को, परिषद के किसी भी सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित यानी कि अपॉइंट कर सकती है। तो 3 चीजें मैंने इसमें बताई हैं। पहला, कमिश्नर पद से अन्यून पद धारण किया गया हो तब वो उसको ग्रहण करेगा। दूसरा, न्यायिक सदस्य यानी कि कलेक्टर पद से अन्यून पद धारण किया हो तब करेगा। और तीसरा, राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार किसी को भी न्यायिक पद के लिए मतलब नियुक्त कर सकती है, यह न्यायिक सदस्य के रूप में जो न्याय करेगा। तो ये राजस्व परिषद आपको समझ में आई। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल इतना है कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होगा और दूसरा अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी। और इसके गठित होने से पूर्व कार्य कर रही जो परिषद है उसको परिषद समझा जाएगा, और परिषद की सदस्यता के लिए पात्रता यानी कमिश्नर अन्यून, न्यायिक में कल जो कलेक्टर है वो अन्यून पद का होना चाहिए, और राज्य सरकार जो है न्यायिक सदस्य की नियुक्ति जो है अपने आप कर सकती है। ये इसमें कुछ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो महोदय अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देखो। जितनी भी इजी लैंग्वेज में हमने बनाने का प्रयास किया है वो उतनी ही इजी लैंग्वेज है, और बुक उठा के देख लेना, इससे इजी लैंग्वेज मिलेगी नहीं। जोत का पट्टा होता क्या है, ये सबसे पहले ध्यान रखना इतना है कि धारा 175 के अंदर में ये वर्णित है। जब किसी ऋणी की भूमि कुर्क की जाती है तो कलेक्टर द्वारा शर्तों के अधीन रहते हुए 1 जुलाई से, प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई से 10 वर्ष से अनधिक, यानी कि 10 वर्ष से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ऐसी अवधि के लिए व्यतिक्रमी यानी कि डिफाल्टर से लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दिया जाता है जब तक कि ऋण चुकता ना हो। यानी कि अगर एक व्यक्ति है जिसने बैंक से लोन ले रखा है तो उसकी संपत्ति को कुर्क करके कलेक्टर जो है कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष, किसी भी वर्ष है 1 जुलाई से 10 साल तक के लिए या उससे कम ज़्यादा के लिए डिफाल्टर से लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर दे देगा, और उससे जो पैसा प्राप्त होगा उससे उसके ऋण को वसूल करेगा। तो ये है कि जब तक ऋण चुकता ना हो, और यदि व्युतिक्रम संपूर्ण बकाया और भू राजस्व का भुगतान बीच में ही कर दिया जाता है तो उसकी भूमि पट्टा मुक्त कर दी जाती है। मान लो अगर उसका मिजान लगता है, वो पैसा दे देता है तो उसको बीच में उसको पट्टा मुक्त कर देंगे। अन्यथा की दिशा में क्या होगा
कि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, अगर वो ऐसा नहीं करता है तब पट्टे की अवधि समाप्त होने पर खातेदार को ऐसी भूमि के संबंध में राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त और वापस कर दी जाएगी। तो ये तो थी विधिक लैंग्वेज। अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे बता दूं, मतलब अपनी घर वाली बात है, भाई घर के लोग हैं आप हमारे। तो इसमें यह है कि जो अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन ले लिया है, ए ने ले लिया लोन, अब इसका मिजान नहीं लगा बेचारे का पैसे देने का बैंक को, तो बैंक ने इसकी जो संपत्ति है ये वाली कुर्क कर ली, कुर्क करके बी को दे दी कि भैया इतने दिन के लिए संपत्ति तेरे पास रहेगी, जब तक कि इसका जो है लीज पे ले ले, इतने पैसे हमें जमा कर दे। ठीक, अगर ए का मिजान लग गया बीच में कि भैया ले अपने पैसे, सरकार को देगा कि भैया ये आपका पैसा, मेरी संपत्ति मुझे वापस दिलवा दो, तो इसको वापस दिलवा देगी। और ना देगी तो क्या होगा, जब अवधि समाप्त हो जाएगी, डिफाल्टर का पैसा अदा हो जाएगा, तो उसे सारे दावों से मुक्त कर दिया जाएगा और उसकी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए हर एक महीने की 1 जुलाई से और आने वाले 10 साल तक, या कम भी हो सके, कि हो सके लोन कम हो कि संपत्ति ज़्यादा हो, लोन कम हो, जिस पर उसने लोन निकाल रखा फर्द पे, वो जो है कम समय में अपने लोन की जो किस्त है सारी उसकी पूरी हो जाए, तो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है मामला। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर यो है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 5। अब उसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि ये तो वेरी शॉर्ट थे। अब 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी पार्ट में। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिए जी। सही है, यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है जी। अब प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखो जी। प्रश्न संख्या 6 में जो प्रश्न है वो बनेगा कि ग्राम अभिलेखों के पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसे बताओ। तो ग्राम अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चले बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं इसे, किताब में देखोगे तो सिर घूम जाएगा। अभिलेख और सर्वेक्षण की क्रिया की अधिसूचना। भाई जब ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण करा जाएगा, सबसे पहले तो अभिलेख या सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी गजट में। फिर धारा 43 के अकॉर्डिंगली ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण होता है, यानी कि अभिलेख और सर्वेक्षण की क्रिया की अधिसूचना जो है धारा 43 में, अधिसूचना धारा 43 के अंदर में क्या है कि जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि ऐसे जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या सर्वेक्षण दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, जब राज्य सरकार को लगे कि भाई जो अभिलेख है अब इनमें थोड़ा संशोधन कर लो, पुनरीक्षण और सर्वेक्षण दोनों जरूरी हैं, तो वो इसकी अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों, भाई या तो सर्वेक्षण क्रिया और अभिलेख क्रिया या दोनों ही क्रियाएं जो हैं विहित रीति से की जाए। विहित रीति का मतलब होता है कि वो नियम जो विधान द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो विहित रीति से करी जाए। राज्य सरकार किसी अधिसूचना को संशोधित या रद्द भी कर सकती है, उसका अधिकार है भाई, और उस क्रिया को समाप्त या घोषित कर सकती है। तो कहने का मतलब अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना धारा 43 के में अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, और ये राज्य सरकार को जब लगे कि भाई इनका सर्वेक्षण और पुनरीक्षण कराना जरूरी है, तो प्रकाशित करके आदेश दे देगी भाई जो आबादी या गांव की आबादी का सर्वेक्षण या अभिलेख क्रिया या दोनों सर्वेक्षण और अभिलेख विहित रीति से करी जाए। तो राज्य सरकार अधिसूचना को मतलब वो कहती है कि विहित रीति से करी जाए, और राज्य सरकार चाहे तो मना भी कर सकते हैं, नहीं करनी कि वही ठीक है, तो संशोधन करने का भी अधिकार उसके पास है, और उस क्रिया को समाप्त या घोषित भी कर सकती है। अब बात करेंगे जी जो अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी होते हैं उनके कार्यों के बारे में। भाई वो क्या है, कैसे कैसे काम चलता है। जो सर्वेक्षण और पुनरीक्षण का काम किया जाता है अभिलेख अधिकारी के द्वारा ही करा जा। तो चलो जी,
एक तो यो है धारा 44। भाई धारा 43 में मैंने बताया था तुम्हें अभिलेख और सर्वेक्षण की अधिसूचना। अब अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी धारा 44 में इनकी नियुक्ति करी जा। जैसे धारा 44 के अनुसार राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी तो मान के चलो भाई एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक होता है, और उसके अलावा जो एसडीएम हो तो अलग अलग तहसीलों में अलग अलग हों। तो ये मतलब वही है कि जो अभिलेख अधिकारी है वो तो एक होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करा जाएगा, और अन्य यानी कि जो सहायक अभिलेख अधिकारी है जितने राज्य सरकार उचित समझे उतने सहायक अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। कहने का मतलब अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति जो है धारा 44 में है। अब जो है सहायक अभिलेख अधिकारी इस संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो मुख्य अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे गए हैं। मतलब जो अभिलेख अधिकारी है वो सहायक अभिलेख अधिकारियों को आदेश देगा, भाई आपको ये कार्य करने हैं। सही है। अब अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति, वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो अभिलेख अधिकारी को या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान प्राप्त होती हैं, इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है जी धारा 45 में 45 में। धारा 45 के अनुसार जहां कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, यानी कि इनके अंडर में हो, भाई ये होने हैं, वहां धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि उन शक्तियों का जो धारा 23 से 26 द्वारा प्रदान की गई हैं उनका प्रयोग जो है अभिलेख अधिकारी करेंगे। सही है। अब अभिलेख अधिकारी जो अभिलेख क्रिया है, अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख के पुनरीक्षण की हम बात करेंगे। अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण जो आता है जी, पिछली आई थी धारा 45, अब आओगे धारा 46 में। धारा 46 के अनुसार जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र, जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो, यानी कि अभिलेख क्रिया चल रही हो उसमें, उसके अंडर में हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्रपंजी का मतलब खसरा और अभिलेख का मतलब खतौनी या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण करवाएगा। तो ये थी इसमें, यानी कि धारा 46 के अनुसार खसरे और खतौनी का जो है पुनरीक्षण कराया जाता है। अब चलेंगे जी हम सर्वेक्षण के दौरान पुनरीक्षण। जो सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण होता है तो वो होता है जी धारा 47 के अंदर में, यानी कि सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण। जब सर्वेक्षण किया जा रहा हो, यानी कि सर्वेक्षण का मतलब जो नक्शा वगैरह तैयार किया जा रहा हो, अब फिर जो खतौनी होती है उसका पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, यानी कि उसमें सर्वेक्षण क्रिया करी जा रही हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें एक मानचित्र तैयार करेगा। जो अभिलेख अधिकारी है पहले मानचित्र तैयार करेगा, उसके बाद खसरा और खतौनी या आबादी और ग्राम आबादी के अभिलेख के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा। ठीक है, पहले मानचित्र तैयार करेगा, फिर खसरा खतौनी में उसका रिवीजन करने की जो प्रोसीजर उसको आगे बढ़ाएगा। तो आगे चलेंगे। अब क्या होगा इसमें, अब होएगा जी सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति। जो अभिलेख अधिकारी है, मान लिया अब भाई किसी को कैसा पता चलेगा ये किसका खेत है, तो उसका चिन्ह तो बनाना पड़ेगा, तो धारा 48 में है। तो धारा 48 के अनुसार जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत या भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वे आवश्यक समझे। यानी कि जो किसान हैं वे ही भैया अपने निशान उशान लगा लो, सीमा चिन्ह का वो करो,
मतलब जैसा कोई खेत है उसमें खूंटी वगैरह लगा के, मेड़ बनाकर, डोल वोल बनाकर उसका करें। और अगर कोई आदमी है जो डिफाल्टर है, तो व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा। मान लिया अगर कोई व्यक्ति व्यतिक्रम है, किसी का जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो कलेक्टर जो है वो उन ग्राम पंचायतों या भूमिधरों से उनके निर्माण के जो लागत में जो पैसा लगेगा उसकी वसूली करेगा व्यतिक्रम से, साथ में और जुड़ जाएगा। तो भाई जैसा हमारा प्रश्न था कि ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण की प्रक्रिया लिखो, तो अब इसे शॉर्ट में समझते हैं कि ग्राम अभिलेखों के पुनरीक्षण के लिए सबसे पहले तो अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद सहायक अधिकारी और अभिलेख अधिकारियों के काम आएंगे, और उसके बाद आएगा जी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति के बारे में। फिर अभिलेख क्रिया के दौरान जो पुनरीक्षण होता है उसकी क्रिया आएगी। फिर सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण आएगा। फिर सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति आएगी। तो कहने का मतलब यो जो है धारा 43 से लेकर के 48 तक है जी। धारा 43 से 48 तक ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण, ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण। धारा 43 से 48 तक यूपी रेवेन्यू कोड की धारा है ये, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 43 से 48 तक ग्राम अभिलेखों के पुनरीक्षण में सारी चीजें आएंगी भाई। उनका अभिलेख के सर्वेक्षण की पहले तो अधिसूचना जारी करी जाएगी, फिर वे अधिकारियों के बारे में बताया जाएगा कौन कौन से अधिकारी हैं, फिर उन अधिकारियों की शक्ति के बारे में बताया जाएगा, फिर उनका जो पुनरीक्षण अभिलेख क्रिया के दौरान जो पुनरीक्षण करने की शक्ति है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर सर्वेक्षण के दौरान जो है अभिलेख का पुनरीक्षण कैसे किया जाए, और फिर सीमा चिन्हों के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति। तो ये 5-7 पॉइंट है, हेडिंग याद कर लियो, बाकी अंदर की बात तो हमने बताई दीजिए आपको। अब चलो जी अगले क्वेश्चन में। तो महोदय अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। यो पार्ट बी का खंड चल रहा है जी। अभी जितना मैंने करवाया जितना लंबा उतना तो लिखना पड़ेगा ही जी जब पेपर लिखोगे, इसीलिए पेपर ही तैयार करा हमने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। तो अगला जो प्रश्न है वो है जी मानचित्र और अभिलेख पुनरीक्षण की प्रक्रिया। जो मानचित्र होता है और अभिलेख पुनरीक्षण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। अभी तक हमने धारा 43 से 48 तक बताए थे आपके सर्वेक्षण के बारे में। अब पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो आती है जी धारा 49 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया। इस पर आ जाओ जी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, बेहद सरल शब्दों में बता रहा हूँ। मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी मानचित्र में सुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख खतौनी का परीक्षण और सत्यापन करेगा। चूंकि प्रश्न का मतलब ही ये है कि जो मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी मानचित्र में सुधार करेगा, खेतवार जांच पड़ताल करेगा और चालू अधिकार देखेगा कि किस किस के अधिकार कौन कौन सी जमीन पे है, और खतौनी का परीक्षण और सत्यापन कराएगा कि भाई क्या ये खतौनी सही है या इसमें कोई संशोधन होना जरूरी है चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जांच करेगा। उसके बाद चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के बाद, जब ये चालू अधिकार अभिलेख होगा इसका परीक्षण और सत्यापन हो जाने के बाद नायाब तहसीलदार को ऐसे अभिलेख में लेखन संबंधी भूलों और गलतियों को यदि कोई हो शुद्ध करेगा। तो इनका सत्यापन करने के बाद में अगर फिर ये रिपोर्ट भेजी जाती है नायाब तहसीलदार के पास। अब नायाब तहसीलदार इन अभिलेखों में जो लेखन संबंधी भूल या गलतियां अगर कोई रह गई हो तो उन्हें सही करेगा और संबंध खातेदारों और हितबद्ध व्यक्तियों को, यानी कि जिसका उसमें हित है, उनको नोटिस जारी कराएगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख जो विहित किया जाए, यानी कि विधान द्वारा जो विनिर्दिष्ट बिंदु हैं उनके अनुसार
सुसंगत उद्धरण में दिए जाएंगे। उद्धरण का मतलब खतौनी हो जी, जो खतौनी होती है जिसके अंदर जमीन वमीन लिखी रहे कि इतनी जमीन आपके नाम है, वो सारी है नहीं, उन्हें अभिलेख करके फिर उन्हें उदाहरण देगा, खतौनी देगा मतलब, जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व के दौरान पाई गई भूलों और विवादों का उल्लेख किया जाएगा। मतलब भाई जो खतौनी है, खतौनी में यही तो चर्चा रहती है कि तुम्हारे पास इतनी भूमि है और तुम्हारे इतनी भूमि जोत के अधिकार हैं, तो उनमें जो विवाद है उन सारी चीज़ों का उल्लेख करा जाएगा कि इतना प्रॉपर्टी फलाने ने उसे दे दी या इतना रह गया है मामला। तो ये है जी। अब आ जाओ महोदय कि कोई व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया हो, अगर किसी आदमी को नोटिस जारी कर दिया गया है तो नोटिस की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, 21 दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। मतलब अगर किसी आदमी को नोटिस दिया गया है कि भाई ये कमियां पाई गई हैं या ये विवाद है, तो उसमें नायब तहसीलदार के सामने 21 दिन के भीतर अपनी जो है आपत्तियां प्रस्तुत करो, और जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया हो। कहने का मतलब जो आपत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी वो इन बिंदुओं पर की जाएंगी जिनमें जो एंट्री करी गई हैं उदाहरण में, यानी कि खतौनी में जो एंट्री की गई हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है या उस पर कोई विवाद तो नहीं है, इन सारी चीज़ों के सुधार के लिए। तो अब एक बार इतनी बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, आ जाओ। जैसा कि प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, भाई धारा 49 में बता रखा। तो मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए जो अभिलेख अधिकारी है वो पहले तो एक बनाएगा जी नक्शा, नक्शे में सारी चीज आएगी, सुधार भी करेगा, खेतों की जांच पड़ताल भी करेगा, चालू अधिकार भी देखेगा। चालू अधिकार से मतलब वर्तमान जमीन को कौन बो रहा कौन जोत रहा सारी चीज देखेगा और उसका सत्यापन करेगा। फिर चालू अधिकार का परीक्षण और सत्यापन करने के बाद नायब तहसीलदार को रिपोर्ट भेजेगा, और रिपोर्ट में यदि कोई भूल या कोई गलती हो गई हो तो नायब तहसीलदार उन्हें सही करेगा। सही करने के बाद वो नायब तहसीलदार उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिनका उस जमीन में हित है, ठीक है, यानी कि जिनका लाभ है, तो उसमें नोटिस जारी करेगा कि भाई अगर इसमें कोई आपको जो है आपत्ति लगानी है तो 21 दिन नोटिस भेजने के 21 दिन के अंदर अंदर आप आपत्ति लगा दो कि अगर भाई उदाहरण में कोई प्रविष्टि एंट्री गलत हो गई हो या उस पर कोई विवाद हो तो उसे सही कर लिया जाए, उसके बाद नहीं होने का। तो ये था अब तक का मामला, यानी कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया बता रहा मैं। अब चलो जी आगे। कहने का मतलब भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति जिसका लाभ भूमि में है, जिसका हित है, कोई व्यक्ति विवाद के तय किए जाने से पहले किसी नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्तियों का विनिश्चय करने किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश कर सकता है। कहने का मतलब जब तक कि कोई विवाद उसमें उदाहरण में खतौनी में नहीं लिखा गया है उससे पहले जो अभिलेख अधिकारी है, जरूरी नहीं भाई सुपीरियर पावर जो यानी कि नायब तहसीलदार के पास ही जाओ ना, अभिलेख अधिकारी के पास जाकर भाई आपत्ति पेश करा दो, हो सके यहीं हो जा, क्यों नायब तहसीलदार के द्वारा पहले एंट्री होगी फिर वो कटेगी, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि जिस आदमी की जमीन है और उसमें कोई झगड़ा है कोई विवाद है तो अभिलेख अधिकारी के पास चले जाओ भैया और जाकर अपनी जो है आपत्ति पेश करवा दो। अब आ जाओ जी महोदय नायब तहसीलदार के मामले में। चले, अब नायब तहसीलदार क्या करेगा अगर मतलब अभिलेख अधिकारी के सामने आपत्ति पेश ना कर रहे हो कोई आदमी, तो नायब तहसीलदार के भी हालचाल सुन लो। चलो, जहां आपत्तियां प्रस्तुत की गई संबंध पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद जिसे वो आवश्यक समझे, है ना, भूल का सुधार करेगा। जो भूल हुई है मेरे से 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, तो भूल का सुधार करेगा और अपने सामने उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा कराएगा।
मान लिया अगर दो पक्षों में कोई विवाद है, झगड़ा है, तो उसका निपटारा कराएगा नायब तहसीलदार और समझौते के आधार पर आदेश देगा कि ऐसे मामलों का अभिलेख जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा। वे मामले जिनका समाधान नायब तहसीलदार के द्वारा नहीं किया जा रहा है उन्हें जो है सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा कि भाई इनकी जांच करो, क्योंकि नायब तहसीलदार तो तोप हो, बड़ी चीज हो, जो उनका निस्तारण धारा 24 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करेगा। जैसा कि धारा 24 में प्रक्रिया है उसके अनुसार वो उनका निस्तारण करेगा। कौन करेगा? अभिलेख अधिकारी। सही है। और जहां विवाद में हल का प्रश्न अंतर्गत हो यानी कि सॉल्यूशन हो वहां वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जांच के बाद करेगा। मतलब अगर कहीं में विवाद में सॉल्यूशन का प्रश्न हो तो सरसरी तौर पर उसकी जांच के बाद कर लेगा उसका निस्तारण जो है। जहां सरसरी तौर पर जांच करने के बाद सहायक अभिलेख अधिकारी को समाधान हो जाए, मतलब उसको विश्वास हो जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है। अगर कोई विवादग्रस्त संपत्ति है, भूमि है, वो किसी या तो राज्य सरकार की है या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, तो वहां ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कराएगा। अध्यासन मतलब ऑक्यूपेशन, जिसने वहां पर अपना कोई व्यवसाय कर रखा है उस आदमी को वहां से हटा देगा, बेदखल कर देगा। और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक है, यानी कि पुलिस बुलाएगा या मतलब जो भी संभव है पुलिस बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा, आर्मी के द्वारा, कैसे भी करो वो उनका काम है, उन्हें हटाएगा अगर वो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की जमीन है। तो सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन के अंदर, मान लिया अगर सहायक अभिलेख अधिकारी ने कोई आदेश दे दिया है और उस आदेश से कोई आदमी खुश नहीं है, तो 30 दिन के भीतर अभिलेख अधिकारी को अपील करेगा। मतलब सहायक अभिलेख अधिकारी के विपक्ष में अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकेगा। अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश धारा 210 के अंतर्गत अंतिम माना जाएगा। ये धारा 210 ध्यान रखना जी, चाहे वो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो या अभिलेख अधिकारी हो, कोई भी हो, धारा 210 के अंदर उनके जो आदेश होते हैं वो फाइनल माने जाते हैं। सही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो भाई मित्रों, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है यो पार्ट बी का है। अगर यो पार्ट सी में भी आता है, सेक्शन सी में भी ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कम से कम इतने शब्दों में तो लिख ही दियो जितने में मैंने लिखा आयो, क्योंकि यो मैंने बी में दिया है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। अब हम चलेंगे जी अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि पार्ट बी का प्रश्न संख्या 8। तो चलो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पहले प्रश्न समझ लो। प्रश्न है जी, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, यानी कि उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा। तो भाई इसमें और ज़्यादा टेंशन लेने की तो कोई बात ही ना है। एक चीज़ याद रख लियो कि सेक्शन 59 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो है धारा 59 के अकॉर्डिंग, भाई वैसे तो ये बोला जा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, लेकिन 2016 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश एक्ट होता है उसका एक्ट नंबर 4 और सन 2000 द्वारा संशोधित है यो। हालांकि फिलहाल तो एक्ट नंबर 8 चल रहा, जो नई संहिता चल रही, लेकिन किताबें अभी रिवाइज नहीं हुई हैं, तो इसलिए एक्ट नंबर 4 ही दिखा रही है। सही है। तो लेकिन सेक्शन जो है ये वही है।
तो जी धारा 59 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के विशेष उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसी कोई संपत्ति या समस्त चीजें सौंपी जा सकती है जो राज्य सरकार में निहित है। कहने का मतलब राज्य सरकार की कोई भी चीज या कोई भी संपत्ति है, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए या उनका नियंत्रण करने के लिए वो जो है ग्राम पंचायत या किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है, धारा 59 के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। अच्छा, जो राज्य सरकार में निहित है, कहने का मतलब भाई मैं देश का राजा, सारी संपत्ति मेरी, अब मेरी चीज मैं तो किसी को दूं या ना दूं, कोई क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो वो कौन कौन सी चीजें जो राज्य सरकार की होती हैं, जो वो ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरण को दे सकती है, जैसे किसी जोत या बाग में भूमि जो खेती योग्य हो या ना हो। दूसरी बात, ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा हुआ बाग, वो जो है ग्राम पंचायत को दिया जा सके या अन्य प्राधिकरण को दिया जा सके, क्योंकि वो सरकार का ही तो, राज्य सरकार का। चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक गर्तें, खलिहान, चक्रोड़, संपर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी के जो नीचे की भूमि हो, नदी तल भूमि, सड़क या मलिन जल क्षेत्र, ठीक है, और वन और मत्स्य क्षेत्र जो है, ये सभी राज्य सरकार की चीजें हैं। और किसी जोत में या किसी जोत सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष, कहने का मतलब जिस भूमि पर किसी का दखल नहीं होता उस पर कोई बाग हो या कोई वृक्ष हो, वे सारे राज्य सरकार के होते हैं, जो राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत को या अन्य अधिकरण को दे सकता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि हाट यानी कि हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी और आबादी स्थल, ये सब चीजें किसकी हैं? ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट की है, तो ये इनका संरक्षण या प्रबंधन करने के लिए किसी को दे सकते हैं। अब चलेंगे जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी नंबर 6, निखात निधि अधिनियम 1878, यानी कि ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 की धारा 55 के अनुसार जो निखात निधि अधिनियम है, इसको ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 बोलते हैं। तो इसकी धारा 55 में राज्य सरकार से संबंधित कोई संपत्ति, ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य कोई चीज जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 या उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपित अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। ठीक है, या तो वो किसी ग्राम पंचायत में हो या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। भाई निखात निधि अधिनियम तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये ध्यान ना रहे कि वो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है या उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम है तो भी चल जाएगा बात। बस ध्यान यो रखनी है कि कोई किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में कोई भूमि निहित की हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। वो सारी संपत्ति जो है मतलब सेंटर कह रहा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मानी जाएगी। सही है। अब इस संहिता द्वारा निरसित यानी कि वे सारे कानून जो हटा दिए गए हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश जोत संबंधी अधिनियम 1953 है, जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 है, निखात अधिनियम निधि अधिनियम 1878 है,
ये सारे के सारे रिपील्ड कर दिए गए हैं, यानी कि इन सब को हटा करके एक एक्ट बनाया गया है जिसको यूपी राजस्व यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहते हैं। ये रिपील्ड कर दिए गए हैं, निरसित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गई हो। कहने का मतलब ये है कि जो रिपील्ड नियम है, जो रिपील्ड जो हटा दिए गए हैं, उनके अंदर भी किसी के अधीन ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार यानी कि उनके अंडर में कोई चीज रखी गई हो, वो सब स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी, राज्य सरकार की मानी जाएगी, और राज्य सरकार इनका संरक्षण या इनकी देखभाल या मैनेजमेंट करने के लिए किसी को प्राधिकरण को दे सकती है। तो इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व, पहले या उसके बाद किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में कोई संपत्ति आई हो, वो भी राज्य सरकार की होगी। अब बात करेंगे मित्रों, जो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो रिपील्ड एक्टों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार में हो या किसी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण के कब्जे में हो, तो उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से उसके इस प्रकार के कब्जे से आने के दिनांक से यथास्थिति यानी कि जैसी भी स्थिति हो, ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जाएगा। तो ये थी बात। अब बताएंगे इसमें अगली जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित यानी कि विधान द्वारा निर्मित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश, जो अनुवर्ती आदेश हैं यानी कि पिछले आदेश है, अनुवर्ती आदेश जारी किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश में, जो जारी किया गया कोई पूर्ववर्ती आदेश है, पहले आदेश बाद के आदेश में परिवर्तन कर सकती है या उसे रिपील कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई किसी अन्य भूमि या अन्य किसी चीज को अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है और वापस भी ले सकती है। तो जैसे मैंने ये पॉइंट बताया, इसको अगर प्रश्न के जो लैंग्वेज है आंसर की वो बढ़ाने वाली बात है, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की बात लिख के यानी कि अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई किसी अन्य भूमि या किसी अन्य चीजों को अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है। तो अंतरित के स्थान पर वापस भी कर सकती है, ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी लैंग्वेज बढ़ जाएगी। तो देखो मेन बात तो है यो, अपने शब्दों में इसे चाहे जितना बढ़ा लो, तो ये बहुत इजी और सरल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है जी पेपर। तो जैसा ये प्रश्न था कि ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। कहने का मतलब भाई कोई भी चीज है, अपनी चीजों को मतलब किसी के कंट्रोल में या किसी के प्रबंधन में कोई चीजें जब ही जी जा सकती है जब वो हमारी अपनी हो। तो यहाँ पर राज्य सरकार की बात है, जो चीजें राज्य सरकार की अपनी है तो प्रबंधन के लिए किसी को भी दे सकती है, किसी भी प्राधिकरण को दे सकती है, ग्राम पंचायत को भी दे सकती है। तो ये था जी इसका कहने का मतलब, और ये धारा 59 के अंदर में आती है। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि धारा 74 के अंतर्गत साझेदारी के वर्ग के संबंध में आप क्या समझते हैं। साझेदारी के वर्ग से मतलब है क्लासेस ऑफ टेन्योर्स, यानी कि जो क्लासेस ऑफ टेन्योर है ये सेक्शन 74 के अंदर में आता है और अध्याय 9 चैप्टर 9 में आता है। चैप्टर 9 का नाम है हमारा खाता। तो जो सेक्शन 74 है केवल ये बताता है कि जो साझेदारी के वर्ग हैं वो कितने होते हैं। तो सेक्शन 74 कहता है कि साझेदारी के वर्ग होते हैं 4। नंबर 1 होता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि जो ट्रांसफरेबल होता है।
दूसरा बताता है कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, नॉन ट्रांसफरेबल। और तीसरी बात होती है असामी। और चौथी बात ये बताता है सरकारी पट्टेदार। यानी जो सेक्शन 74 है ये केवल आपको इतना बताता है कि साझेदारी के जो वर्ग होते हैं वो 4 वर्ग होते हैं। अब ये जो 4 वर्ग हैं, चारों के चारों अलग अलग वर्ग हैं। जैसे कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, यानी कि अंतरणीय अधिकार होते हैं, जो आपका सेक्शन 75 में आता है। अब आप कहेंगे कि ये जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होता है ये कौन होता है? देखिए, जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होता है वो होता है कि जो अपनी भूमि को बेच सकता है, दान में दे सकता है, या वसीयत दे सकता है, या इसको एक तरीके से समझ लीजिए, संक्रमण का मतलब जो मतलब उससे जब किसी को संक्रमण रूपी कोई बीमारी हो जाती है तो उससे मिलने वाला जो कोई व्यक्ति होता है संक्रमण उसको लग जाता है। जैसे पिता द्वारा अपने जो पुत्र को ट्रांसफर कर हो जाना, या जो व्यक्ति जिसके पास में वे राइट्स होते हैं कि वो उसको बेच दे, या उसको जो है दान दे दे, गिफ्ट कर दे, या उसकी जो है वसीयत किसी के नाम कर दे, तो ये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होता है। ये सेक्शन 75 के अंदर में आता है। अब इसके जो सेक्शन 75 है इसकी 2 टर्म्स हैं, 2 कंडीशंस हैं। क्या है? पहली कंडीशन दोस्तों कि पहली कंडीशन ये है, हालांकि सभी की पहली कंडीशन ये है कि जो यूपी रेवेन्यू कोड है, कोड के इनेक्टमेंट से पहले जिन लोगों के पास ट्रांसफरेबल राइट्स थे, यानी कि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, वो इसके बाद भी संक्रमणीय भूमिधर वाले जो है राइट्स होंगे, यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स होंगे कोड के इनेक्टमेंट से पहले। यानी कि कोड के लागू होने से पहले जिनके पास संक्रमणीय अधिकार था भूमिधर वाला, उनके वो भी बाद में भी संक्रमणीय भूमिधर वाला अधिकार रहेगा। और दोस्तों दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इनएक्टमेंट के बाद जिन लोगों को ट्रांसफरेबल राइट्स मिले हैं, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार जिन लोगों को मिले हैं वो ऐसे ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर जो सेक्शन 76 के अंदर में आता है, तो सेक्शन 76 में होता क्या है कि जिन लोगों के पास में जो भूमि है उसको ट्रांसफ़र करने के जो राइट्स हैं वो नहीं होते, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले जो लोग होते हैं वो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाते हैं। दरअसल में ये क्या होता है कि ये जो भूमि इनको दी जाती है, जो गवर्नमेंट द्वारा इनको ज़मीन दी जाती है, ये उनको बेच नहीं सकते, वो उनको केवल यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उनको बेच नहीं सकते। तो ये सेक्शन 76 में हमारे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले जो किसान आते हैं, लोग आते हैं, वो होते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरीज आएगी इसमें कि हालांकि कई सारे आते हैं इसमें, लेकिन मेन 2 ही समझ लो कि जो लोग जो यूपी रेवेन्यू कोड है, इस कोड के इनेक्टमेंट से पहले नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले थे, वो बाद में भी यानी कि कोड के द्वारा नॉन ट्रांसफरेबल जो राइट वाले लोग हैं वो एक्सेप्ट एज इट इज़ कर लिए गए हैं, यानी कि असंक्रमणीय भूमि अधिकार वाले भूमिधर ही वे स्वीकार कर लिए गए हैं। दूसरी बात दोस्तों ये होती है इसके अंदर में कि जब से ये इनेक्टमेंट लागू हुआ, लागू होने के बाद जिन लोगों को नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स मिले हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज और आ जाती है आपकी, अगर कोई व्यक्ति जो उस लैंड को 5 साल तक यूज कर लेता है, हालांकि वो जो है ट्रांसफरेबल राइट्स वाला व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा अगर वो संपत्ति बेची जाती है या लीज पर दी जाती है तो वो शून्य हो जाएगी और आगे से गवर्नमेंट के द्वारा उसको कोई लैंड एक्वायर नहीं की जाएगी। तो ये मेन बात है
तो सेक्शन 76 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि आसामी। आसामी से मतलब होता है जो सेक्शन 77 में आता है। जैसे हालांकि जो आसामी होती है सेक्शन 78 के अंदर में इसको शामिल किया गया है, लेकिन जो सेक्शन 77 के अंदर में आने वाली चीजें हैं, सेक्शन 77 के अंडर में आने वाली जो चीजें हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में क्या होता है, आपके पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, आपके जो ऐसी जमीन होती है जो कृषि योग्य हो या ना हो, वो सारी चीजें जो मत्स्य पालन के लिए हुआ या कुछ भी हुआ, वो चीजें जो हैं आसामी को जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं सरकार के द्वारा कि वो उसको यूज करे। तो इसमें होगा क्या कि जो आसामी होती है, आसामी जो उनको लैंड मतलब प्रदान की जाएगी, ये उसको ना तो बेच सकते हैं, ठीक है, और ना किसी को लीज पर दे सकते हैं। तो अब इसमें भी दो चीजें होंगी कि जो कोड के इनेक्टमेंट से पहले आसामी के रूप में थे वो लोग एज इट इज स्वीकार कर लिए जाएंगे, और जिन लोगों को आसामी के रूप में कोड के इनेक्टमेंट के बाद मतलब इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है या माना गया है, वो आसामी ही रहेंगे। ठीक है। अब चौथी बात है दोस्तों, सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार यानी कि गवर्नमेंट लीजी। गवर्नमेंट लीजी सरकारी पट्टेदार जो आता है हमारा सेक्शन 147 के अंदर में आता है। दरअसल जो आसामी है और सरकारी पट्टेदार है, ये दोनों लगभग इनके जो राइट्स होते हैं लगभग समान होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसामी के अंदर में जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है वो सेक्शन 77 के अंदर में राज्य सरकार के अधिकार वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो आसामी को प्रदान की जाती है। जबकि सरकारी पट्टेदार में जो लीज लीड बनती है, डीड बनती है, वो सेक्शन 147 के अधीन जो डीड बनेगी वो उसके दौरान वो जो प्रॉपर्टी है वो पट्टे पर दी जाएगी, जितने भी वर्ष के लिए वो दी जाती है, यानी कि एक समयावधि प्रदान की जाती है, तो वो सरकारी पट्टेदार है। अब इसमें भी दोनों चीजें हैं कि जो कोड के इनेक्टमेंट से पहले सरकारी पट्टेदार हैं उनको एक समय अवधि के तक जो है वो लीज पर रहेंगे, और कोड के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि वो सरकारी पट्टेदार ही रहेंगे। वो समय पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट जो है सरकारी पट्टेदार नियुक्त कर सकती है, क्योंकि ये जो है ये मतलब टाइम की अप्रोच के अकॉर्डिंगली सरकारी पट्टेदार जो है घोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था सेक्शन 74 के अंतर्गत साझेदारी वर्ग के संबंध में कि भाई सेक्शन 74 में 4 प्रकार के होते हैं और चारों की धाराएं अलग अलग मैंने बता दी है। अब इनके जो राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से हमने यहाँ पर इनके जो राइट्स हैं वो आपको थोड़ा सा बताए हैं, बाकी डिटेल में इसको जब राइट्स की बात करेंगे तब बताएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस वीडियो का विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये इसी प्रकार से आपने अपना पूरा जो पेपर है वो कर लेना है। मैंने ये इसलिए लिख के बताया है कि कैसे वेरी शॉर्ट, कैसे शॉर्ट और कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो अब जो आगे की जो हमारी वीडियोज़ होंगी आप कमेंट करके बताना कि उनको पेपर पैड पे बताएं या बोर्ड पे बताएं। तो कमेंट करके एक बार बता देना, तो वैसी ही वीडियो आपके सामने पेश कर दी जाएगी। और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आती। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।